जजेस ने दलेरी दिखाई है और वो इसलिए खड़े हुए हैं। अगर वो हम उनके साथ नहीं देंगे या उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो ये जुल्म तो उनके साथ होता रहेगा। इससे हम पाकिस्तानियों को के लिए ज़रूरी है कि जो भी अहलकार, जो सरकारी अफसर हैं, वो हक के लिए खड़े होते हैं और पाकिस्तानियों की तहफ़्फ़ुज़ का सोच के खड़े होते हैं। हमें सबको, पाकिस्तानियों को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए। इस वक्त उनके लिए बड़ा मुश्किल, उन्होंने बड़ा दिलेरी का फैसला किया है, बड़ा दिलेरी दिखाई है ये फैसला करके कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनके साथ उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि लोगों को इंसाफ ना दिया जाए। तो ये बहुत खुशाइन चीज़ है और हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के बाकी अहलकार भी ये इससे इनकार करेंगे कि जो लोग हैं, जो हमारे सरकारी अफसर हैं, चाहे हमारे जजेस हैं, वो इस किस्म की जो लोगों के साथ ये उनको प्रेशर डाल के कह रहे हैं कि इंसाफ ना दो, जो कह रहे हैं कि अपने लोगों पे जुल्म करो, ये लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे तो पूरा पाकिस्तान सही सिमत पे चल पड़ेगा इंशाल्लाह। मैम, टड़यान केस पॉलिटिकल केसेस की बात हुई है, ये किसके पॉलिटिकल केसेस हैं जिन पे ये असरअंदाज होने की बात हुई है? देखिए, आपको पता तो है इस वक्त सारा कुछ इमरान खान के साथ ही चल रहा है, जो कुछ इमरान खान करता है। लेकिन सिर्फ इमरान खान की बात इस वक्त नहीं हो रही, हर पाकिस्तानी की बात हो रही है। हर पाकिस्तानी को इंसाफ चाहिए। अगर हम देखते हैं कि इतनी खुल के अब साइफर केस देख लें, ये तोशाखाना केस, अलकादर केस, 9 मई केस, इसके अंदर ये इतने अहमकाना केस यहाँ तक आने ही नहीं चाहिए थे। यहाँ मैं देखती हूँ कि जजेस बैठ के उसको डिस्कशन करते हुए मेरे ख्याल में जजेस को भी शर्म आ रही होगी। तो इस किस्म की चीज़ हमारे जजेस को इतना शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, उनको इतनी जलील नहीं करना चाहिए कि उनसे ये करवाएं काम, जो भी खलाई मखलूक जो भी करवा रही है। तो अभी हम सारे जो पाकिस्तानी हैं, हमें अगर ये पता चले कि ये इन सबके साथ इस किस्म की चीज़ें, जिसका दिल करे आके हमारे ऊपर केस करके हमें जेलों में डाल देगा, तो हम इस मुल्क में रहने से लोग घबरा रहे हैं और मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 15 लाख से 20 लाख लोग छोड़ के चले गए पिछले 2 साल में। तो अगर एक चीज़ जो इमरान खान ने हमेशा कहा है, जो अपनी पार्टी का भी नाम रखा है, तहरीक इंसाफ, जिस दिन इंसाफ हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमें इंसाफ मिल रहा है, आप यकीन करें पाकिस्तानी जितने बाहर बैठे हैं वो पाकिस्तान वापस आना चाहेंगे। ये इंसाफ ही है जो इस मुल्क को चलाएगा और इमरान खान की ये जद्दोजहद पिछले 28 साल की है। मैम, चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनको इस बात के बारे में पहले भी उन्होंने बताया जजेस ने, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। ये तो अब जो है ना उनका खत लिखना सामने आया है, तो फिर जो है ना हम सोच रहे हैं कि बेचारे चीफ जस्टिस पे कितना दबाव होगा कि वो इस किस्म के अहमकाना केस बैठ के उनको सुनने पड़े। तो ये उनकी तजलील होती है जो जजेस हैं कि उनसे ये करवाया जा रहा हो। तो हम उम्मीद रखते हैं कि अपने जजेस को देख के कि उन्होंने हिम्मत की है, तो जो चीफ जस्टिस है वो भी थोड़ी सी हिम्मत करें। इसके लिए थोड़ी दिलेरी और थोड़ी बहादुरी चाहिए। मैम बनीगाला से डिवाइस पकड़ी गई थी, आजम स्वाति भी यही बातें करते रहे थे, क्या कहेंगे आप? यही हम कह रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कि अब आगे चलकर इंसाफ की तरफ जाएंगे तो सबको इंसाफ मिलेगा। यार बात कर रहे हैं ना, ये समझ भाई उन्होंने कहा ना कि हमें, उन्होंने कब गए? बैरिस्टर गौहर उमर अयूब साहब यहाँ पहुँचे। एकदम से जजेस का बोलना किस तरह इशारा है? रब का हुक्म है, रब का हुक्म है, ज़मीर जाग गया सारों का। सर, तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। हम कहते हैं कि जो आला अदलिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सारे वो एकदम एक्शन लें। ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा एक वाक़या हुआ है जहाँ पे क्लियरली 6 जजेस जो हैं वो उठ के उन्होंने कहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि कैदी नंबर 804 यानी कि वजीर आजम इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर उन पे दबाव डाला जा रहा था। और जो इस वक्त जो हमारा बयानिया जिसपे हमारे यहाँ पे चेयरमैन साहब मौजूद हैं, हर पॉइंट पे उन्होंने ये बात उठाई है कि यहाँ पे मुदाखलत की जा रही है, दबाव आया जा रहा है। इसीलिए आपके 6-7 दिनों में 3 फैसले आपके इद्दत केस का, आपका तोशाखाना केस का, आपका साइफर केस का ये उजलत में हुए। ये कानूनी तौर पे गलत थे और लिहाजा इनको बरी करना चाहिए इमरान खान साहब को। उनको नाजायज तौर पे वजीर आजम इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी का तोशाखाना से कोई लेना देना नहीं, किसी और चीज से लेना देना नहीं। उनको इमीडिएटली बरी करना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही साहब को
آپ کی شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، 108 جو ہمارے لوگ جن کو ملٹری ٹرائل کے تحت ان کو رکھا ہوا ہے پابند سلاسل، ایک سویلین کو ملٹری ٹرائل کے تحت آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کھولنی پڑیں گی اور جوڈیشری کو اپنا موقف لینا پڑے گا. ایک لیٹن کی وہ ایک فریز ہے، اس کو کہتے ہیں کارپے ڈیم، سیز دا مومنٹ. یہ وہ موقع ہے جہاں پہ آپ نے اپنے جو فنکشن ہے ریاست کا وہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کون سا ادارہ کہاں پہ کام کرے گا. سر کیا جوڈیشل کمیشن کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، تفصیل سے ہم نے بتایا ہوا. ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنے. جو سب سے زیادہ تشویش کا باعث ہے وہ یہ نہیں ہے صرف کہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، بٹ ساتھ ساتھ جج صاحبان نے یہ کہا کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کرے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی تو اسی طرح پشاور میں ہوئی ہوگی، اسی طرح لاہور میں ہوئی ہوگی، اسی طرح سندھ اور بلوچستان میں ہوئی ہوگی، آپ لوگوں نے دیکھا، اور لوور کورٹس میں ہوئی ہے. لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے. یہ سیاست کا نہیں، یہ عوام کی بنیادی حقوق اور 25 کروڑ عوام کے حقوق اور یہ جو آئین کا مسئلہ ہے. اس لیے سپریم کورٹ کو یہ ہر حال میں اس میٹر کو انجام تک پہنچانا. سر حامد خان صاحب نے استعفے کا مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، تو کیا یہ تحریک انصاف کا مطالبہ ہے یا صرف اکیلے کا مطالبہ ہے؟ دیکھیں فی الحال انہوں نے مطالبہ کیا ہے، تو اگر انہوں نے مطالبہ کیا ہے تو صحیح ہے. ایک بات تو ضرور دیکھنی ہے کہ اگر جج صاحب کے سامنے کوئی نوٹس لے کے آ جاتا ہے جج صاحبان کو پروٹیکشن دینا، تو یہ ساری عدلیہ کا ہے. فی الحال یہ انہی کا مطالبہ ہے. ٹھیک ہے، تحریک انصاف عدلیہ کے ساتھ کریے. اور کیا آپ کرنے جا رہے ہیں ججز کے لیے؟ دیکھیں تحریک انصاف کا نام ہی تحریک انصاف ہے، تو ہم ہمیشہ انصاف کے لیے خان صاحب جیل گئے ہیں، عدلیہ کی آزادی کے لیے کوشش کی ہے. ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے کوشاں رہیں گے اور انہیں کی آزادی ہم چاہتے ہیں. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، آپ کو یاد ہے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کس قسم کا بینچ بنایا. جو ہمارے مخالفین تھے وہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا، وہ کہتے تھے فل کورٹ بناؤ، فلاں ججز اس میں نہ بیٹھے. ہم نے ہمیشہ سے عدلیہ کا احترام کیا، عدلیہ پہ اعتماد کیا، لیکن اس اعتماد کو ہمیشہ سے ٹیج پہنچایا گیا. اور قانونی نکتے جب ہم نے اٹھایا کہ فلاں جج کبھی نہ سنے، وہ بھی اس کے باوجود سنا، لیکن پھر بھی ہم نے ان ججمنٹ کو ایکسپٹ کیا. ابھی ٹائم ہے کہ سپریم کورٹ اس کو آخری انجام تک پہنچائے اور ججز کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے. بہت شکریہ سر. سر یہ جو خط آیا ہے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں 75 سال بعد یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو لوگ ہمیں انصاف دیتے ہیں اب وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں. بحیثیت وکیل بڑا مجھے افسوس ہوا، کیونکہ ان جج صاحبان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں اور چاہے جتنا بھی اختلاف ہو ہم اپنا احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. لیکن یہ جان کے بڑا افسوس ہوا کہ ان کو کس طرح کے مسائل ہیں اور کس طرح کے تھریٹس میں وہ کام کر رہے ہیں. میں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ اس مشکل کے باوجود انہوں نے ہمت پکڑی ہے اور انہوں نے اپنے جو بھی ان کو مسائل ہیں اس سے اپنے چیف جسٹس صاحب کو، سپریم جوڈیشل کونسل کو آگاہ کیا ہے. اب اس پہ ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان چیزوں کی بے لاگ انویسٹیگیشن ہو. اور میں سمجھتا ہوں ہم تو التجا کریں گے، درخواست کریں گے محترم چیف جسٹس صاحب سے کہ اس پہ آپ سو موٹو نوٹس ضرور لیجئے گا اور اس کی بے لاگ انویسٹیگیشن ہو کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں میں کوئی شخص انوالو ہے تو ان سے قانون کے مطابق پوچھو، کیونکہ چند اشخاص کی وجہ سے پورے اداروں پہ پھر حرف آتا ہے. جب تک یہ ادارے اپنے لمٹ کے اندر کام کرتے ہیں، جو دفاع کے ادارے ہیں، جو حساس ادارے ہیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. لیکن جہاں لمٹ کراس ہوتی ہے تو پھر آئین کی حد شروع ہوتی ہے. جب ادارے، کوئی بھی ادارہ ہو، جوڈیشری ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، مقننہ ہو، انتظامیہ ہو، جب کوئی اپنا لائن کراس کرے گی اس سے ریاستی امور میں بہت بڑا خلل پیدا ہوگا. دوسری چیز بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی قانون کے طالب علم ہیں ان کو یہ پتا ہوگا کہ پاکستان میں جتنے بھی آئین آئے، آخری آئین 1973 کا تھا، اس سے پہلے 56 کا یا 62 کا، ان سب میں ایک چیز قدر مشترک تھی، وہ تھی قرارداد مقاصد. اور قرارداد مقاصد میں وہ آرٹیکل 2A کے ذریعے اب آئین کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے. اور آرٹیکل 2A یہ کہتا ہے کہ آئین جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی ضمانت دیتا ہے. تو جو کوئی شخص اس لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ بیسیکلی آرٹیکل 2A کے خلاف جاتا ہے، آئین کے خلاف جاتا ہے. اٹ اماؤنٹس ٹو سبورژن آف کانسٹیٹیوشن. اس لیے معمولی معاملہ نہیں ہے
اس کی پوچھ تاچھ ہونی چاہیے تاکہ جو گنہگار ہیں ان کو سزا ملے اور ملک کا نظام آگے جائے. سر یہی باتیں اعظم سواتی صاحب کرتے رہے ہیں جو کل جج صاحب نے اپنے لیٹر میں کی ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سواتی صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی اور بزرگ شہری ہیں, یہ بھول جائیں کہ وہ سینیٹر ہیں یا لیجسلیٹر ہیں, اس ملک کے بزرگ ترین شہری اور ایک سینئر وکیل بھی ہیں. تو اس وقت بھی ہم سب نے اس پہ صدائے احتجاج بلند کی تھی کہ سواتی صاحب کو انصاف ملے. سواتی صاحب کو انصاف تو ملنا درکنار, ان بیچارے کو تو اتنا عرصہ انڈر گراؤنڈ رہنا پڑا ان پہ جو غلط کیسز بنے. سر تحریک انصاف کا اس پہ کیا موقف ہے, کیا کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف؟ تحریک انصاف اس پہ بھرپور احتجاج کرے گی اور انصاف کی ڈیمانڈ کرے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں. میڈم چندانہ گلزار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم یہ جو خط آیا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جو ججز نے خط میں چیزیں مینشن کی ہیں وہی چیزیں مینشن کی ہیں جو کبھی آپ بولتے تھے, کیا کہیں گی آپ؟ بچے ہم تو 2 سال سے یہی کہہ رہے ہیں, ہمارے عورتوں پہ دھاوے, غیر سیاسی خواتین پہ, ہمارے بچوں پہ. بیبی امار کو مار دیا, 5 سال کا بچہ تھا. نوجوانوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں بٹاگرام جیل میں, مالاکنڈ میں. خان صاحب کو کس طریقے سے ہائی کورٹ سے اٹھا کے لے کے گئے تھے. ہمارے گھر پہ دھاوے بولے گئے. مطلب ہمیں اپنا گناہ کوئی سمجھا دے. ہم نے قتل کیا, ہم نے چوری کیا, ہم نے جھوٹ بولا. ہم صرف یہ گناہ گار ہیں کہ ہم نے ووٹ خان کو دیا اور وہ ہمیں آئین اجازت دیتا ہے. ہمارے مطلب کس قانون میں یہ لکھا ہے کہ آپ عمران خان کو ووٹ نہیں دے سکتے؟ جو باتیں ہم نے کی ایگزیکٹلی وہی ہائی کورٹ نے. اور یہ خطرناک موڑ اس لیے ہے کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز نے قرآن پہ اور آئین پہ حلف لیا ہے کہ ہم انصاف کی بات کریں گے. تو جب وہ اپنے آپ کے لیے انصاف نہیں ڈھونڈ سکتی تو وہ عدالت میں کیا انصاف دیں گے؟ مطلب بچے تو پاکستان کی, میں نے اس دن ایک پریس کانفرنس میں بولا کہ یہ لوگ پاکستان کی جڑیں کیوں ہلا رہا ہے, یہ کون ہلا رہا ہے؟ پاکستان کو نقصان دینے سے پاکستانیوں کو تو فائدہ نہیں ہے نا, کس کو فائدہ ہے؟ میڈم 6 ججز بول پر ہیں, منصف انصاف مانگ رہا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں اس پہ تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ تحریک انصاف کیا کرے گی؟ کیا ان ججز کے ساتھ کھڑی ہوگی یا تحریک انصاف ججز کے لیے کیا کرے گی؟ دیکھیں یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے, پاکستان میں کبھی اس طرح کا ہوا نہیں ہے. الحمدللہ یہ ایک اچھا پہلو بھی ہے عام پاکستانی کے لیے کہ اگر ایک جج کہہ رہا ہے کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا, مجھے پروٹیکشن نہیں مل رہی, میرے خاندان کو کوئی نہیں بچا پا رہا, ہمارے بیڈ روموں میں کیمرے لگ رہے ہیں. مطلب آپ سوچیں کہ ایز اے سوسائٹی تو مطلب morality جو انسانیت ہوتی ہے وہ تو دور کی بات ہے. ہم جا کہاں رہے, یہ لا قانونیت کہاں جا کے رکے گی؟ ہم کل بھی خان صاحب سے ملے, اڈیالہ میں میری دوسری ملاقات ہوئی ہے. 2 دفعہ انہوں نے ہمیں دوبارہ لیکچر دیا بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کہ پھر پاکستان کو کوئی تکلیف نہ دے سکے, 1 انچ زمین کا ہم نہ کوئی, ہمارا ملک نہ بکھرے. تو ان میں سوچنے والوں کے لیے علامات ہیں نا کہ یہ گیم کس طرف جا رہی ہے. اس سے پہلے کمشنر راولپنڈی نے پریس کانفرنس کی تھی. کمشنر راولپنڈی جو آڑوز کے حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ 70 ہزار سے جیت رہے تھے, ہرا دیا گیا. اس کے بعد ججز کا ہاتھ آ جاتا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے ججز نے جوڈیشل کونسل کو کہا ہے اور آج تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی کہا ہے کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اور اس لیٹر میں یہی ساتھ میں مینشن ہے سیاسی کیسز کے حوالے سے, جس میں ٹریان کا ایک کیس مینشن ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے کس کے سیاسی کیسز پہ یہ اثر انداز ہوا؟ بچے دیکھو اس وقت یہ پورے پاکستان کے سیاسی کیسز پہ اثر کرے گا. اب جب آپ عمران خان جیسا آدمی جو ایک فارمر وزیر اعظم رہ چکا ہے, اگر وہ پاکستان میں اس کے لیے انصاف نہیں ہے, وہ غریب نہیں ہے, وہ بے اثر نہیں ہے, اس کے ساتھ سارا پاکستان کھڑا ہے, سب نے اس کو ووٹ دیا ہے, اگر اس کے لیے ساری عدالتوں کو استعمال کر کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے, تو کل کو جو عام آدمی جو دہاڑی دار ہوتا ہے, جو 25,000 کماتا ہے, میری طرح کوئی نوکری کرتا ہے, کوئی بینک میں کرتا ہے, کوئی اسکول میں استاذ ہے, کوئی آپ کی طرح جرنلسٹ ہے, آپ کی پھر کیا پروٹیکشن رہ گئی ہے؟ آپ کی کیا حفاظت رہ گئی ہے؟ آپ کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ اگر پاکستان میں ان لوگوں نے سچ بولنے والوں کا, جس طرح مریم اورنگزیب نے بولا کہ سر قلم کر دو, تو پھر یہاں کون بچے گا؟ صرف اشرافیہ بچے گا, یہ 5% لوگ. تو یہ پاکستان اشرافیہ کے لیے تو نہیں بنا تھا, یہ پاکستان تو ہم سب کے لیے بنا تھا. اس لیے ہم ججز کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے, آگے بھی رہیں گے. اس جوڈیشری نے ہمارے خلاف کتنے فیصلے دیے ہیں پچھلے 2 سال میں. ہم کبھی جوڈیشری کے خلاف بولے, ان کے خلاف نکلے؟ کبھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے کوئی دھاوا بولا؟ نہیں.
क्योंकि अदालत अदालत है, मुझे उसका फैसला ना भी पसंद हो तो। लेकिन अब ये क्या तरीका हुआ कि आप गलत तरीकों से उन पे तशद्दुद करके, उन पे तकलीफ करके, उनके बच्चों को उठवा के, उनकी बहनों को उठवा के उनको इलेक्ट्रोक्यूट कर रहे हो आप। मतलब ये इससे ज़्यादा पाकिस्तान में पस्ती इखलाकी और कानूनी हमने नहीं देखी होगी। और यही वक्त है कि हमें हवा बोला नहीं, क्योंकि अदालत अदालत है, मुझे उसका फैसला ना भी पसंद हो तो। लेकिन अब ये क्या तरीका हुआ कि आप गलत तरीकों से उन पे तशद्दुद करके, उन पे तकलीफ करके, उनके बच्चों को उठवा के, उनकी बहनों को उठवा के उनको इलेक्ट्रोक्यूट कर रहे हो आप। मतलब ये इससे ज़्यादा पाकिस्तान में पस्ती इखलाकी और कानूनी हमने नहीं देखी होगी। और यही वक्त है कि हम इसको यहाँ रोकें, इस मुल्क को इकट्ठा करें, इन सूबों को इकट्ठा करें, पठान पंजाबी सिंधी फजूल बातें ना करें, कौम को एक बनाएं। मैडम, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को इस हाथ के बारे में पता था, उन्होंने कहा कि हमने तहफ़्फ़ुज़ात का आगाह किया था तहफ़्फ़ुज़ात से, तो इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और इतनी देर बाद 2023, 2024, 2023 से ये हद स्टार्ट हुए थे और आज ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? इस पे तो बच्चे मुश्किल है कुछ कहना, क्योंकि कल ही ये खत आया है और अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों इस पे एक्शन नहीं लिया, जब उनको अपनी टीम ये कह रही थी कि हमारे साथ ये हो रहा है। और अभी तो सिर्फ इस्लामाबाद से निकला है, अब तो केपी से, सिंध से, बलूचिस्तान से, हर सूबे से पता चलेगा कि सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद था कि और भी कहीं हो रहा था। तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, क्या तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है? देखिए, आप मुझे ये बताइए, जब एक इलेक्शन अनाउंस हो जाता है शेड्यूल, और आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने के बाद इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले एक बैट यानी हमारा जो इलेक्टोरल साइन था छीन लेते हैं इस मौक़िफ़ से कि आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, और बाकी जितनी पाकिस्तान में पार्टीज़ हैं उन्होंने ना इलेक्शन ठीक किया, ना इलेक्शन करवाया, और उनको आपने फ़ाइन करके उनका साइन दे दिया, तो मतलब तो यही है ना कि आपने एक गैर मुनसिफाना फ़ैसला किया। तो हम तो पहले से कहते थे कि इनको अपने आप को केसेस से हमारे रिक्यूज़ कर देना चाहिए। कितनी दफ़ा हमने बोला और हम फिर भी बोलते रहेंगे। देखिए, एक कानून पसंद इमरान खान में और ये जो पीडीएम वाले हैं, इनमें फ़र्क हमें यही है। पीडीएम में भी हलाली लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कितने लोग हैं, डॉक्टर निसार चीमा है हमारे नून लीग के, और उनको बोला गया कि जी आप इलेक्शन तो हार गए हैं, बट अगर आप चाहते हैं आपके लिए डब्बे भरवा के असेंबली में बिठा देंगे। उन्होंने मना कर दिया कि काम मैं नहीं करूँगा। इस तरह MPs पंजाब में नून लीग ने, पीपल वालों ने, जमात इस्लामी ने तो सबसे बड़ा काम किया हाफिज़ साहब ने, कि बोला कि जो मुझे पता है सीट हार गया हूँ, PTI जीत के मैं क्यों लूँगा चोरी की हुई सीट। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पिछले 1 महीने में हमने पाकिस्तान में एक किरण देखी है उम्मीद की, कि लोग खुद सच बता रहे हैं कि हमें धांधली ज़्यादा मैंडेट दिया जा रहा है और हम ये नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की रूह अभी जिंदा है ना, हमने इसको बचाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने मौजूद हूं। नईम हैदर पंजोथा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप एक FIR दर्ज करवाने गए थे, क्या बना? आपको वापिस आना पड़ा, क्यों नहीं दर्ज हुई FIR? देखिए, मैं कल FIR दर्ज करवाने के लिए गया था खान साहब के ऊपर, जो उसने नाजेबा ज़बान का हमेशा इस्तेमाल किया है, और पहले भी राना सनाउल्लाह ने पहले भी खान साहब ने उसके ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी थी। जब वज़ीराबाद में खान साहब के ऊपर हमला हुआ था, खान साहब को ज़ख्मी किया गया था, हमारे दीगर वर्कर ज़ख्मी हुए थे, एक हमारा कारकुन शहीद हुआ था, लेकिन उसकी FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि वो कानून से ऊपर है। तो उस तरह से उसने वो, जब उसे एक मिल गया मौका कि मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका दिल जो है बड़ा हुआ, और वो मुसलसल बयानात, कभी फितना कहता था कि फितने को ख़त्म होना चाहिए, और अब जो उसने बात की है ना, उसने बात की है कि इसका वजूद जो है वो ही मसला है, और इसका वजूद जो है जब तक वो होगा तब तक हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। मैंने कोसार थाने के SHO के पास जाकर गुजारिश की कि मैं मेंबर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का, वकील हूँ उनका, और मेरी मुद्दत में FIR दर्ज की जाए राना सनाउल्लाह के ऊपर, लेकिन उसने इनकार कर दिया। ऊपर से उसने पूछा, उसने कहा जी मुझे ऊपर से जो है वो इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा मैं FIR दर्ज नहीं कर सकता। फिर उसने ऊपर से, अब ये जो ऊपर है उसका SP है, SSP है, या कोई और है, कोई एहसास इदारा है, या कोई कर्नल है, मुझे तो नहीं पता कौन है, लेकिन उसने कहा जी ऊपर से कोई हुक्म है तो मैं दर्ज नहीं कर सकता। मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हुए कहा कि आप साइबर विंग हमारा बना है, नया फाल हुआ है, आप जाएं F6 उधर जाकर ट्राई करें, वो आपकी ले लेंगे दरख्वास्त। मैं उधर गया, उन्होंने कहा जी हमें भी ऊपर से ही मसला है जी, हम नहीं ले सकते दरख्वास्त। अच्छा, वहाँ से मैं निकला तो मैंने
जा कर उन्हें TCS करवा दी हैं दरखास्तें SP इस्लामाबाद। तो पंजोता साहब ये बताएं, क्या इसी तरह चलता रहेगा? कोई भी चाहे जान से मारने की बातें करे, कोई चाहे ये कहे कि वजूद खतरे में है, और उस शख्स का जो इस टाइम अडियाला जेल में है, वो कह रहे हैं अडियाला जेल में भी उसका वजूद खतरे में है। बिल्कुल, ये जो घुसपैठी हैं, ये नाजेबा जुबान, पहले भी इमरान खान पे अटैक इन्होंने, इसने पहले करवाया, मॉडल टाउन जो सान्या हुआ उसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या बना, इसी वजह से इनका दिल जो है इस माफिया का, इन डाकुओं का बढ़ जाता है, क्योंकि फिर इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होती और ये कानून से बालातर हो जाते हैं। मैंने जो है वो TCS की हैं दरखास्तें, एक SP इस्लामाबाद उसके मुतलका थाने का और उस SHO को, उसके बाद हम अदालत जा रहे हैं। अच्छा। कल कोर कमेटी के अंदर बड़ा अहम इस हवाले से सब ने तशवीश का इजहार करते हुए ये फैसला किया है कि मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह, इन दोनों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपना इरादा रखते हैं और फैसला किया गया कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इंशाअल्लाह ताला इनको कानून के कटहरे में लेकर आएंगे, इन अदालतों में लेकर आएंगे और इनको इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा, और जो इन्होंने इससे पीछे साजिशें सारी की या जो इनके सहूलतकार हैं या जो इन्होंने खान साहब के ऊपर हमला करवाया था, उस सारी चीज़ों का हिसाब देते हुए, सारी कानूनी कार्रवाई को भुगतते हुए इसे जेल में जाना होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दें, आप अकेले गए थे और कोर कमेटी 2 दिन बाद उनका रद्दमल आया। 2 दिन कोर कमेटी कहाँ थी और आपके साथ बाकी वकला की टीम क्यों नहीं गई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर्स क्यों नहीं गए? इकट्ठे जाते, किसी थाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, FIR दर्ज करवाते। देखिए, पहली बात तो यह है कि ज़्यादा इसलिए सारे नहीं गए क्योंकि हमें यह था कि जाकर दरख्वास्त दे दें और हमारी FIR जो है वो हो जाए, और अगर दरख्वास्त हमारी कबूल हो जाती है, रिसीविंग हो जाती है, FIR नहीं देते तो कम से कम 22 से भी हो जाएगी। उन्होंने रिसीविंग नहीं दी। अगर हम पहले ही एक हाइप क्रिएट कर देते कि हम कुसार थाने के अंदर जा रहे हैं 100 की तादाद में, 200 की तादाद में, एक तो आपको पता ही है कि जब भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन जाकर कोई कानूनी चार्जोई करने के लिए किसी जगह पे रुजू करता है तो उसके ऊपर उल्टा मुकदमा बना दिया जाता है कि ये जो है 2 नंबर आदमी है। तो लिहाजा इसलिए गया कि ज़्यादा चीज़ जो है हाईलाइट ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो ही FIR की एप्लीकेशन की कॉपी उसके सामने आई है, मुतलका जनाब वहाँ पर जो ऑफिसर बैठे हुए थे, तो उसने कहा जी मैं ज़रा SHO साहब से मशवरा कर लूँ। SHO साहब के पास गया, उसने कहा कि जी फिर मैं कहीं और कर लूँ। तो फिर जब वो मशवरों में पड़ गए तो मुझे लग रहा था कि अब ये एप्लीकेशन नहीं लेंगे। देखें, एप्लीकेशन लेना उनके ऊपर फ़र्ज़ है, FIR दर्ज करना, FIR क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 154 है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, सिर्फ रिपोर्ट है कि आप कोई बंदा आकर जमा कराते हैं, आपने दर्ज करनी है, फिर झूठा है उसको खारिज करनी है। लेकिन उन्होंने दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह, साबका वज़ीर आज़म, मुस्लिम उम्मा के लीडर के बारे में, और जिनके ऊपर पहले अटैक हो चुका है, जो करवा चुके हैं, उनकी दरख्वास्त जो है वो नहीं ले रहे। आप और मेरा क्या होगा? डिठाई की हद है। और उनके जितने लीडरान हैं वो सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। किसी ने उनके बारे में कोई बात की है? किसी ने राना सनाउल्लाह ने क्यों ऐसा बयान दिया है? किसी ने शोकाज भेजो, क्योंकि वो सारे खुद इन्वॉल्व हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ये कहा जाता है जेल में इमरान खान की जान को खतरा है। इससे पहले वजीराबाद में इमरान खान पे अटैक हुआ, गोलियां लगी, जुडिशल कम्प्लेक्स में जो हुआ सबको पता है। तो क्या कहना चाहेंगे इमरान खान की जान के हवाले से, और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो क्या रद्दमल होगा? पहली बात तो ये है कि इनकी इतनी मजाल नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इस तरह का ये करने की कोशिश करेंगे तो फिर कौम, अवाम, पाकिस्तान इधर ही है और फिर ये भी इधर ही हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो इनके इरादे हैं, इनसे कोई अच्छी वाइब्स नहीं है हमें, क्योंकि इससे पहले यही अटैक करवा चुके हैं और इनकी हिरासत से बिलवास्ता या बिलावास्ता दोनों तरीके से इस राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ डेफिनेटली PM, सो कॉल्ड PM है, और वहाँ पर जो बैठी हुई है वो टिकटॉकर, वो वज़ीर आला है जो आपको भी धमकियाँ देती है। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं जिनका सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इसको उड़ा दो, इस पर गोलियाँ चला दो, कितनी रिकॉर्डिंग आपके सामने आई हुई हैं, तो उनकी कस्टडी में है। जो हमारे मुखालिफ हैं, मुखालिफ क्या कभी आप उससे अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं? जिन्होंने मुकदमात बनाकर खान को अंदर डाला, तो क्या आप उनसे अच्छे की तवक्को रख सकते हैं? इसी वजह से हमने हाई कोर्ट से रजू किया था महफूज खाने के हवाले से, जो हमारी आज तक उसके ऊपर फैसला नहीं हो सका, और इसी वजह से आज हम कह रहे हैं कि लेकिन हाजा साहब कहते हैं कि इमरान खान ऐसे जैसे नानी के घर है।
देखें, इमरान खान साहब के बारे में अगर मैं बताऊं ना, खान साहब की सिर्फ अंदर एक डिमांड होती है, कुरान पाक, इस अवाम के मसाइल जो मुल्क के अंदर जुल्म जबर हो रहा है, इमरान खान मैंडेट के ऊपर बात कर रहा है जो लोगों से छीना गया है। हम इमरान खान इस मुल्क का सोच रहे हैं, इमरान खान को कोई और चीज़ नहीं चाहिए। ये सारी इनकी गलत बातें हैं कि खान साहब बड़े उधर जनाब यूं होटल बने हुए हैं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। खान साहब डेथ सेल में है, कोई 8 कमरे नहीं है भाई। 8 कमरे क्या उन्होंने किराए पे देने थे? 7 वाले कमरे, बंदे ने रहना तो एक कमरे में, वो अकेले हैं। और अगर उनको इतना ही शौक होता आलीशान महलों में और आलीशान सारा करने का, तो फिर दुनिया के हर मुल्क में उनके जो है आलीशान महल होते। उन्होंने तो कोई अपार्टमेंट्स नहीं बनाए। उनका घर इधर है जो उनका रिकॉर्ड आपके सामने है, ज़मान पार्क सिंपल सा एक घर है, वो भी आपके सामने रिकॉर्ड है, हर चीज़ तफसीलात हैं। और उनके ऊपर ये बात, ये जो ख्वाजा कर रहा है, ये कोई भी कर रहा है, ख्वाजा सरा कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो ये सारे जो हैं, ये सारे खुद हारे हुए हैं, ये सारे इस मुल्क के दुश्मन हैं। इन्होंने हमेशा इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडे किए। हमेशा इन्होंने कहा कि बाजवा ये कर दूंगा, मैं ईंट सींच बजा दूंगा, मैं ये आर्मी के हवाले से। इनकी सारी रिकॉर्डिंग्स आपके सामने पड़ी हुई हैं। सिर्फ ये हमारे इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़लस्तीन को इस्तेमाल कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के साथ नहीं है PTI वाले। इमरान खान ने कहा कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम कभी भी इसराइल को बतौर जो है वो स्टेट जो है तस्लीम नहीं करते, तो लिहाजा तस्लीम नहीं करते। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी, ये शेर अफजल मरवत साहब पहुँचे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि हद के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब क्या कहना चाहेंगे। शेर अफजल मरवत साहब अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुँच चुके हैं। शेर अफजल साहब क्या कहना चाहेंगे, जो हद मंजर यहाँ पर आए उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जो खत मंजर यहाँ पे आया है जी, ये निशानदेही करता है कि हमारा निज़ाम जो है पूरा गवर्नेंस का, अदालत का, रियासत का, वो कितना बोसीदा, कितना खुदसर, कितना एंटी पब्लिक, कितना एंटी लॉ हो चुका है। जज साहिबान का ये ख़त जो है, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख, आईनी और कानूनी तारीख में एक अनोखा वाक़या है और दुनिया की तारीख में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती है जहां एक ही हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान मुश्तरका तौर पे अपनी रुदात बताते हैं कि उन पे क्या गुजरी है। ज़रा थोड़ा सा खामोश हो जाए ना प्लीज़। वो ये बता रहे हैं, ये वो जज साहिबान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और ये अपने साथ जो सलूक रवा रखा गया, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया, उनकी काल से भी। आप क्यों इतना शोर कर रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है, आप सारी फ्लो जो है ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, आप जिक्र कर रहे थे मरवत साहब के जो उनकी फैमिली को उठाया गया, जो खत में मेंशन है, जो चीज़ें मेंशन है। देखिए, जो ये खत है, ये खत इस निज़ाम के मुंह पे एक सनाटेदार थप्पड़ है, और इसके जिम्मेदारान का भी तयन होना चाहिए। 5 चीज़ें इससे वाज़ेह हैं। नंबर 1, अदालती निज़ाम को 2 साल के अंदर खुद साबिका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बंदियाल साहब और इसके अलावा मौजूदा हाई कोर्ट्स में वो जज साहिबान जिनके बारे में खुद जज साहिबान ने राय दी है कि वो कानून की हुक्मरानी के साथ न खड़े हो सके, वो भी जिम्मेवार हैं। ये बेंचेस किस तरह बने, किस तरह सियासी केसेस मखसूस बेंचेस को दिए गए, किस तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी साहब, इन तमाम केसेस के बेंचेस वही रहे। मकसूद चपड़ासी, इवन फील्ड का जो 18 अरब रुपए का एक घर जो है मलिक रियाज को बेचा गया, वो भी खत्म हुआ। नवाज शरीफ की तमाम सजाएं खत्म हुई, आते ही आते हथकड़ियां नहीं लगी। वही बेंच, फिर वही बेंचेस जो डिफरेंट बेंच जो हैं खान साहब के लिए मखसूस बेंचेस, मातात अदलिया जो इस्लामाबाद की हैं, इसकी भी हालत जार सामने आ गई है कि उनको भी टेरराइज किया गया, उनसे मनमानी फैसले दिलवाए गए। तो लिहाजा जो 5 चीजें हैं, नंबर 1 कि इसमें अदलिया के अंदर अपने सहूलतकार हैं। नंबर 2,
अपने अलफ के तहत सुपीरियर अदलिया का हर जज पाबंद है कि ऐसी इंटरफियरेंस को ना भी कहें और इसका अजाला वो खुद कर सकते हैं। तवीन अदालत इससे बड़ी क्या हो सकती है कि आपको पता है कि वो आपको अपने फराइज की अंजामदही में रुकावट डाल रहे हैं। तो लिहाजा ये तवीन अदालत भी हुई है, ये जस्टिस अब्स्ट्रक्ट भी हुआ है, और अगर इसकी शफाफ इंक्वायरी की गई ओपन कोर्ट में, लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बैठे तो बहुत से चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे। ये एक मौका है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास कि अपनी अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ भी करें और निज़ाम में आइंदा के लिए ऐसी चीज़ों को दोबारा पैदा होने से रोकने के लिए इक़दाम करें। खान साहब की जो सजाएं हैं वो इस एक लेटर ने उनको इनवैलिडेट कर दिया है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और पीडीएम की जितनी बरीयतें हैं उन तमाम बरीयतों का इन्होंने आईना दिखा दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है कि न कि सिर्फ इसके ओपन ट्रायल हो, पूरी दुनिया देखे कि किस तरह पाकिस्तान की अदलिया जो है अपने घर को बचाती है कानून की हुक्मरानी के लिए और अदलिया की अपनी आज़ादी के लिए। और सलाम पेश करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन तमाम 6 जज साहिबान को, जिन्होंने इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा किया है और आज इस बड़ी बुलंद ये जो बिल्डिंग है आलीशान, आज इसकी कदर हमें महसूस हो रही है कि इसमें बैठे हुए लोग बड़े कदरदान लोग हैं। ठीक है। अच्छा मरवत साहब, ये बता दें कि वकला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं चूंकि इसमें आमिर फारूक साहब पे बराह रास्त इल्जामात आयद किए हैं कुलीग जज साहिबान ने, और ये कोई लिटिगेंट की जबान नहीं है, न किसी वकील की जबान है, ये इसी हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की जबान है, यानी इस हाई कोर्ट की जबान है। बड़े ही संजीदा इल्जामात हैं। फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरी राय में मुस्तफी होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर से अभी यही सवाल किया था, वो कहते हैं कि हम ये मुतालबा नहीं करते। बैरिस्टर गौहर साहब अपनी जाती राय रखते होंगे या पार्टी की पॉलिसी वो बयान कर सकते हैं, मैं अपनी जाती राय ये बयान कर। ठीक है। काजी फायद ईसा साहब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इस हद को लेके? मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 7-8 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, बल्कि 1 साल होने को है। काजी फायद ईसा साहब की जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और इस दौरान ये सारे काम हो रहे हैं। और ख़त में लिखा गया है कि काजी फायद ईसा साहब के नोटिस में भी ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। ये इस खत का इंतजार नहीं करना चाहिए था, बल्कि खुद नोटिस पहले से लिया जाना चाहिए था। ठीक है। पॉलिटिकल केसेस में सर जलसे की इजाजत मिल गई है। अजीम शान जलसा होगा 6 अप्रैल को रात 10 बजे परेड ग्राउंड में। पूरे पाकिस्तान को दावत है। कैदी 804 के लिए ये एहतजाज है और इस बहुत सीधा निज़ाम के खिलाफ ये एहतजाज हैं जिनकी एक शक्ल आपने इस खत से देख ली है, जो हम 2 सालों से चीख के कौम को बता रहे थे कि सारी चीजें कंप्रोमाइज है। जब हाई कोर्ट के जज साहिबान पे इस तरह ये हाथ डाल सकते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो ARO DRO थे उनकी औकात ही क्या है? जो मैंडेट चोरी हुआ है उसकी भी तस्दीक होती है, जो खान को सजाएं हैं वो भी इनवैलिडेट होती हैं और जो बरीयतें हैं नवाज शरीफ फैमिली की वो भी इनवैलिडेट होते हैं। अच्छा सर, कमिश्नर साहब ने भी ये बयान दिया था आरोज के हवाले से कि 70 हज़ार से जी वही तसलसल, लेकिन बाद में वो अपने बयान से बदल गए थे सर। देखिए जी, बात में बयान एक दफा आता है जो ओरिजिनल और फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है, और इसको दोबारा अगर कन्वल्यूट या परवर्ट या पलूट करें तो वो जो सेकंड स्टेटमेंट होता है, देखिए कमिश्नर जो है उसको पागल कुत्ते ने काटा था कि अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, अचानक जमीर क्या तो मजबूर होके चीख उठा और उसने कहा ये हुआ है और हुआ है। 13 हल्के हैं पिंडी में, सारी दुनिया वोटर्स, तमाम आजाद उम्मीदवार, तमाम पार्टियां कह रही है कि ये मैंडेट जो है PTI का जो है इस पे डाका डाला है, अवाम के मैंडेट पे डाका। ये बहुत ही संगीन जुर्म है। जज साहिबान ने पाकिस्तान में आईन के खिलाफ गद्दारी की निशानदेही की है, तो लिहाजा ये इन संगीन इल्जामात की रोजाना की बुनियाद पे समाअत होनी चाहिए। कब जान छूटेगी? खत्म होने दो इस किस्से को। रोजाना एक न एक जो है
कड़ा खुल जाता है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब तो लिहाजा गुजारिश ये है, पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को लाना है, और अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना है तो जिस तरह एबटाबाद वाक़े पे अदलिया खामोश रही, सलाला अटैक पे खामोश रही, APS पे खामोश रही, 12 मई कराची के वाक़यात पे खामोश रही, 9 मई के वाक़यात पे आज तक खामोश हैं, इस पे भी खामोशी इख्तियार कर ले। मुल्क का बट्टा वैसे ही बैठ रहा है, तो लिहाजा फिर तैयारी करें पुल पड़ने की, क्योंकि इस मुल्क से हम और क्या, पाकिस्तान का जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक जस्टिस इंटरनेशनल वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, उसमें दर्जाबंदी की गई है कि किस मुल्क का निज़ाम इंसाफ और किस मुल्क में कानून की हुक्मरानी किस दर्जे पे है। 128 ममालिक टोटल हैं, इसमें 118 नंबर पे दर्जाबंदी पाकिस्तान की 6 माह कबल थी, और मुझे यकीन है कि ये जो इलेक्शन चोरी हुई है, इससे अब दोबारा अगर दर्जाबंदी होगी तो पाकिस्तान 128वें नंबर पे आएगा, इंडिया 69 नंबर पे है, और हमसे जो पीछे हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान का रूल ऑफ लॉ है, वो जो है 121वें नंबर पे। अच्छा सर, ट्रियान केस मेंशन हुआ है, इसके अलावा ये मेंशन हुआ है कि पॉलिटिकल केसेस में इंटरफेयर होता है और अभी भी हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं? अंदर साइफर केस लगा हुआ है, जो जज साहिबान ने, ये बेसिकली फर्ज जर्म है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ, ये जुडिशल मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है, और ये जरूर प्राप्त होना चाहिए अदलिया की अपनी भलाई के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, और इन चीजों से पहलूतई नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, जलसे के हवाले से काफी सीरियस केसेस में उनको सजा मिली है, तो क्या ये खत के बाद उनको जो सजाएं उनमें कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ये खत क्या कह रहा है, मनमानी बेंचेस बनाए जा रहे हैं, यही बात तो शौकत अजीज सदीकी साहब कह रहे थे कि मनमानी बेंचेस बनते हैं, सजाएं होती हैं, तो लिहाजा ये पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में एजेंसियों के किरदार पे किताबी लिखी जा चुकी है, और इसका अब मदावा होना चाहिए। वकला के लिए मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई फील्ड नहीं हो सकती है कि वो कानून की हुक्मरानी का नारा लगा के अब हम टोंक के मैदान में आ जाएं। अदलिया के साथ खड़ा होना है, अदलिया की सुप्रीमेसी के लिए, और वो तमाम जज साहिबान जो अभी तक खामोश हैं, जिस हाई कोर्ट के भी, उनको भी चाहिए कि वो भी अपने माफी उस ज़मीर का इजहार करें और यही कोर्स अपनाएं जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने अपनाया। सर, जलसे के हवाले से पैगाम दे दें। जलसे के लिए पैगाम है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों देख रहे हो आए दिन कोई न कोई राज तस पाम होता है, और ये जो खत है इसने जड़ें तक हिला दी है इस बोसीदा और गिरे हुए निज़ाम की। आइए निकलें अपने कैदी 804 की आज़ादी के खातिर जो बेगुनाह जेल में जो है इनकारसरेट है, और निकलें अपने मैंडेट की चोरी की रिकवरी के लिए। ये जो बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म और सदर बन के, ये चोर हैं, चोरी के मैंडेट से ये बने हैं, इनका कोई इस्तेकाक नहीं है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। इन्होंने आईन को तोड़ा है, आईन को पामाल किया है, तो लिहाजा 6 अप्रैल की रात 10 बजे पिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तमाम लोगों को अपील है खान की तरफ से और PTI की तरफ से, आए हमें ज्वाइन करें। इंशाल्लाह लाइटिंग का बंदोबस्त होगा, स्टेज होगा, और हमने हाई कोर्ट में ये भी रिलीफ मांगी थी कि रास्ते ब्लॉक न हो। इंशाल्लाह लाखों का मजमा इकट्ठा होगा। को भी दावत देंगे साथ चलने के लिए, वो क़यादत का फैसला होगा, जो भी वो फैसला करेंगे। मेरा ताल्लुक जो है जलसे की कार्रवाई तक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर।